नमस्कार। इलेक्ट्रोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी साथियों का इस नए आईडी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव पर आपका स्वागत करता हूं। विशेष कारणों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने से मेरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक का आईडी लॉक हो गया है और अभी उसको खुलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कल शाम तक मेरी वो आईडी खुल जाए। फिलहाल इस नए आईडी पर आप सब चिकित्सक साथी बहुत तेज़ी के साथ जुड़े हैं और आज शाम तक हमारे पुराने सभी साथी लगभग 400 के आसपास इस आईडी पर जुड़ चुके हैं। तो स्वाभाविक था कि मुझे नई आईडी से आपको संबोधित करना था और मैं आपके बीच आज अपने क्लास नंबर 152 पर आपसे मिल रहा हूं। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार की बात है, तो हमारे जो न्यू कॉमर्स हैं या जो नए साथी हैं जिनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस करने में विभिन्न प्रकार के लेखकों की किताबों को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो उलझ जाते हैं। मेरा प्रयास सिर्फ इतना है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं किसी लेखक के लिखी गई बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मुझे सिर्फ एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से आप सब तक पहुंचानी है कि किसी भी चिकित्सा प्रणाली को इतना जटिल नहीं बना देना चाहिए जिससे कि आम साथियों को इसे समझने में, सुनने में दिक्कत आ रही हो। मेरा सिर्फ प्रयास ये है कि आप सब बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझ भी सकें और उसको प्रयोग में भी कर सकें। हमारे तमाम नए साथी जो लगातार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अपनी जागरूकता दिखाते हैं और ये सवाल करते हैं कि सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारा इंटरेस्ट तो है लेकिन हम प्रैक्टिस में सफल नहीं हो रहे हैं। कभी ये भी होता है कि वो ये कहते हैं कि हमको दवाइयाँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ये हमारे तमाम साथी डाइल्यूशन में, टेम्परामेंट में और पॉजिटिव निगेटिव में उलझ जाते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार आप सबको इस बात के लिए आगाह किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आपको एक सफल चिकित्सक बनना है तो वास्तव में आपको पॉजिटिव, निगेटिव और डाइल्यूशन और टेम्परामेंट के चक्कर से अपने आप को बचाना होगा। और जहाँ तक किताबें पॉजिटिव, निगेटिव या टेम्परामेंट की बात करती हैं तो जब हमारे पास सिर्फ 38 औषधियाँ हैं तो हम इन 38 औषधियों में टेम्परामेंट जो कई प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के टेम्परामेंट हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे, बॉडी के विभिन्न आयामों के आधार पे। उसी प्रकार पॉजिटिव और निगेटिव के जो डिफिनीशन लोगों ने बताई वो आज तक मैं पिछले 36 वर्षों में इस बात को नहीं समझ सका कि हम कब पॉजिटिव मान लें और कब निगेटिव मान लें। और फिर पॉजिटिव को निगेटिव डोज अगर हमें देना है तो फिर निगेटिव डोज वो कितनी होनी चाहिए, उसका डाइल्यूशन, और अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने की जो प्रक्रिया है वो किस आधार पर होनी चाहिए। हमारे समझ में जो अभी तक आया 36 वर्षों में मैंने अपने जो प्रयोग में देखा, विभिन्न रोगियों पर जो प्रयोग किया और जो मैं अपने साथियों को लगातार पिछले 1 वर्ष से बता रहा हूं आप सबको, मेरा ये मानना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में D3 से सीधे आपको D3 की 5 ml मेडिसिन निकाल करके 445 ml डिस्टिल वाटर मिला करके आपको अपने डिस्पेंसरी में प्रिजर्व कर लेना चाहिए। अगर डिस्टिल वाटर आपका शुद्ध है तो वो दवा आपकी ठीक ठाक चलेगी। अगर आपको कुछ भी संदेह है तो एक 450 ml में मात्र केवल 10 ड्रॉप्स आप उसमें RS मिला दीजिए और इसी तरीके की आप 38 बोतलें बना लीजिए और 38 शीशियाँ बनाने के बाद आप रोगियों को देने के लिए इसी 450 ml की बोतल से दवाइयों का यूज़ कीजिए। न किसी अन्य डाइल्यूशन की ज़रूरत है, न किसी टेम्परामेंट की ज़रूरत है, न किसी पॉजिटिव और निगेटिव की ज़रूरत है। यदि रोग आपको गंभीर दिखाई पड़ता है, रोग ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ता है तो डोज आप बढ़ा दीजिए, ड्रॉप आप बढ़ा दीजिए। बुखार से व्यक्ति तप रहा है, बुखार उसका लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव मान के डोज कम कर दीजिए। और मेरा ये मानना है अपने निजी अनुभव का कि जब बुखार से रोगी तड़प रहा है, बुखार का तेज बढ़ रहा है, तो जहाँ पे हम सामान्य रोगी को 10 ड्रॉप देते हैं वहाँ बुखार के बढ़ने कंडीशन में जब हम उसको 40 बूंद 50 बूंद देते हैं तो उसका बुखार सबसाइड हो जाता है। यानी हम पॉजिटिव और निगेटिव या डाइल्यूशन के चक्कर में दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की कुछ बातों को तो हमने खींच लिया। जैसे एक आपको सुनने में तो बहुत
हंसी लगेगी या हो सकता है आप उसको आलोचना मान लें। जैसे विदेशों में क्या होता है, विदेशों में लोग इकोनॉमिक पोजीशन पर अपनी पकड़ ज़्यादा रखते हैं। हमारे यहाँ भारत में जो कल्चर है, जो पहनाव ओढ़ाव है, विदेशों में जिस जीन्स की पैंट को वो अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहते और दूसरी जीन्स की पैंट नहीं खरीदना चाहते, उसको घुटने से फाड़ करके उसके रेशे निकाल करके उसको फैशन डिजाइन में बना करके पूरे शहर में घुमाते हैं और वो एक फैशन बन जाता है। या उन्होंने देखा कि उनकी जीन्स की पैंट कट फट गई है तो उन्होंने ब्लेड से उसको और काट फाट के एक डिजाइन बनाया और चौराहे पर घूम लिया और एक फैशन बन गया। हमारे भारतीय लोग उसको नकल करके फैशन में उतार लेते हैं। हमारे भारत की ये परंपरा नहीं है। मैं किसी के पहनावे की आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो अपने कपड़े का यूज करते हैं, वो उसका मिसयूज नहीं करते। उनकी जीन्स की पैंट फट गई तो उन्होंने उसको घुटने से काट दिया और उसके रेशे निकाल करके उसको फिर यूज कर लिया। और हम आप क्या करते हैं, हम जानबूझ करके उनकी नकल करके उसको फैशन में उतारते हैं और हम फटी जीन्स को बाजार से खरीद के लाते हैं और अगर फटी नहीं तो उसको ब्लेड से काट करके रगड़ करके उसको फेड करते हैं और कहते हैं ये फैशन है। ठीक उसी तरीके से दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से पॉजिटिव निगेटिव टेम्परामेंट के विभिन्न मानकों को एक फैशन समझ के अपनाने का प्रयास किया गया, डाइल्यूशन को एक फैशन समझ के अपनाने का प्रयास किया गया और डाइल्यूशन की एक निश्चित मात्रा कहाँ तक ले जाएं, फर्स्ट डाइल्यूशन से लेकर के 1000वां डाइल्यूशन तक ले जाएं कि 20,000वां डाइल्यूशन तक ले जाएं कि 1,00,000वां डाइल्यूशन तक ले जाएं, इसकी कोई सीमा नहीं है। डाइल्यूशन की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो जब डाइल्यूशन की सीमा नहीं है और हमारी मेडिसिन 38 फिक्स हैं, तो 38 मेडिसिन में हम डाइल्यूशन की प्रक्रिया को क्यों अपनाते हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि डाइल्यूशन से यूज करिए तभी रोगी ठीक होगा? आप दे करके देखिए ना, जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं कि बुखार बढ़ा हुआ है, आप अपने दवा की डोज बढ़ा दीजिए और देखिए बुखार उसका उतरता कि नहीं उतरता है। वही दवाइयां वो डाइल्यूट करके दें। अगर उनको लगता है कि 1000वां डाइल्यूशन देने से रोगी ठीक हो रहा है और हमारा D3 से हमने उसको 40 बूंद दे दिया और वो 1000वां डाइल्यूशन से 40 बूंद दे रहे हैं, जरा दोनों का कर लें कंपेरिजन। यही कन्फर्मेशन और यही कन्फ्यूज़न ये हमको उलझा के रख दिया है। हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिशनर्स आसानी के तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीख जाए और हमारे दवा बेचने वाली कंपनियों के जो प्रोप्राइटर हैं, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरों को मूर्ख बना करके उनको पहला डाइल्यूशन भी दिया जाए 12,000 रुपये की किट में, फिर दूसरा डाइल्यूशन भी 12,000 किट में दिया जाए, तीसरा चौथा पाँचवा। अगर किसी डॉक्टर ने उनकी 6 डाइल्यूशन की मेडिसिन खरीद ली तो वो तो दवा बनाने वाला कंपनी 1,00,000 रुपया पा गया। अरे आप केवल D3 की लेकर के अपने घर में उसको 450 ml बना करके रोगी पे उपयोग कीजिए ना, दिक्कत किस बात की आ रही है? और जब तक हम आप इन डाइल्यूशन का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये दवा बनाने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो प्रोप्राइटर हैं, जो अपने आप को दवा निर्माता कंपनी के मालिक कहते हैं, वो हमको आपको अपने माया जाल में फंसाए रखेंगे और अपने ये जो कहते हैं पेटेंट के नाम पे जो पैकेट और डिब्बे और टैबलेट बनाएंगे, रंगीन गोलियां जो आपको देंगे, रंगीन तरह के ऑइंटमेंट आपको पकड़ा देंगे, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की दाद खाज खुजली की दवा लेकर के उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लेबल लगा के मार्केट में उतार देंगे। तमाम टैबलेट लेंगे, विभिन्न कलर डिस्केट टैबलेट ले लेंगे और उसमें 2 बूंद कोई दवा डाल करके और एक लेवल लगा देंगे और उसमें पैरासीटामॉल पीस करके और टैबलेट बनवा करके मशीन बनाए रखे हैं अपने लैब में और टैबलेट निकाल के आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको चिकित्सक बनना है तो 38 दवाओं की D3 की ओरिजिनल मेडिसिन से आप जरा प्रैक्टिस करना सीखिए और विभिन्न रोगों से लड़ना सीखिए। और अगर आप हमारे फार्मूले पर आपको लगता है कि मैं उन लोगों का बिजनेस ठप कर रहा हूं तो इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको प्रैक्टिशनर बना रहा हूं और प्रैक्टिशनर्स हमारे जो परिणामों से लोग समझ रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, उसके परिणाम देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा किसी कंपनी से कोई कमीशन नहीं है या मेरा किसी कंपनी से कोई दुराग्रह नहीं है। मैं उन कंपनियों से ये कहता हूं कि पहले आप D3 से प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिशनर्स मार्केट में उतार दीजिए। जब प्रैक्टिशनर्स अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस से हो जाए कि हमारी दवा से ये रोगी ठीक हो रहा है तो पेशेंट के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलग से वो दे सकता है। लेकिन अगर वो ये दावा कर ले कि नहीं मेरी इसी डिब्बी से इसका रोग गया है तो उस डिब्बी पे जो फार्मूला लिख करके कंपनी ने भेजा है जरा वो फार्मूला अपना के ओरिजिनल्स देखिए मरीज ठीक होता है, आप फ्लॉप कर जाएंगे। क्योंकि ये कंपनी में दवा बनाने वाले आपको मूर्ख बनाते हैं। प्रसंगवश आपको बता दूं कि अभी हमारे अयोध्या में पिछले 19 तारीख को एक दवा बनाने वाली कंपनी के प्रोप्राइटर ने
जो अपने आप को बहुत बड़े मालिक कहते हैं, उन्होंने आकर के पूरे दिन की सीएमई लगाया 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यहीं हमारे बगल में 30 किलोमीटर पे अयोध्या में। पूरा देश मेरे इस क्लास को सुन रहा है, आप सब सुन रहे हैं। और जब एक साथी ने वहाँ सवाल किया कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को आप जानते हैं? डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने एक किताब लिखी, आप उनकी किताबों में जो लिखा है, वो जो तरीका बताते हैं उसको बारे में आप जानते हैं? उन्होंने सीधे नकार दिया, मैं तो किसी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को नहीं जानता। जबकि व्हाट्सएप पर वो अपनी कंपनियों का प्रचार, अपनी मेडिसिन और मुझसे चैटिंग भी करते हैं। ये है दवा बनाने वाले अपने। वो अयोध्या सीएमई करने क्यों आए? क्योंकि अयोध्या से 30 किलोमीटर बगल में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का क्लास निःशुल्क चल रहा है, और उन्होंने सीएमई लगा करके अपनी दवाइयों की डिब्बियों को दिखा करके कि इसमें इस रोग में ये वाली डिब्बी दीजिए, इस रोग में ये वाली डिब्बी दीजिए। और फिर उन्होंने कुछ गुप्त मीटिंग भी किया कुछ क्षेत्रीय चिकित्सकों से। और वो गुप्त मीटिंग का अर्थ क्या था कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की बातों को आप अनसुनी कर दें और मेरे कंपनी की मेडिसिन को यूज़ करिए, बिजनेस बढ़ाइए, हमसे अच्छा सा कमीशन लीजिए और उस कमीशन से आप अपना घर बढ़ाइए। यानी 100 रुपये की डिब्बी जिस पर लिखा हुआ है 100 रुपये, वो वहाँ के फैज़ाबाद के डीलर को मिलती है 60 रुपये में, और वो कहते हैं मैंने आपको 40% डिस्काउंट दे दिया। फिर वो फैज़ाबाद का डीलर अपने सब डॉक्टरों को 20% का डिस्काउंट दे करके उसको 40 रुपये में बेच देते हैं। यानी 40 रुपये की डिब्बी पर लेबल लगा है 60 रुपये, और उस दवा बनाने वाले कंपनी को ही लाभ हुआ, उसने उनको 60 में दिया। फिर उस डीलर ने डॉक्टरों को दिया और 20% का डिस्काउंट दिया, उनको भी लाभ हुआ। और अब आप सोच लें कि उस दवा की कीमत क्या रही होगी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पढ़े लिखे समाज में हैं, आप मूर्ख ना बने और अपनी डिस्पेंसरी पे दवाओं का भंडार मत बनाइए। तमाम पैकेट और डिस्केट और टैबलेट और ऑइंटमेंट का भंडार मत बनाइए, उसको मेडिकल स्टोर मत बनाइए। आप डॉक्टर हैं, निकटवर्ती किसी दुकान पर अगर कोई इलेक्ट्रोहोपैथी की दवाइयाँ रखना चाहता तो वहाँ रखवा दीजिए और लिख दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए उसको और कहिए जाइए आप खरीद लीजिए। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने क्लिनिक पर मात्र 38 दवाओं की किट रखिए, और 38 दवाओं की किट बनाने का तरीका ड्रॉपर, डिस्टिल वाटर, नेज़ल ड्रॉप, ये सब अपने पास रखिए और अपने रोगी को दवा स्वयं बना के दीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रोहोपैथी में जब तक आप ओरिजिनल मेडिसिन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो बनी बनाई डिब्बियां आपके जीवन पर्यंत के लिए आपको डॉक्टर नहीं बना सकती। आपको आत्मसंतुष्टि तो होगी कि हमने दे दिया, हमको पैसा मिल गया, रोगी ठीक हो गया। या अगर आपके पास 10 रोगी आ रहे हैं और 2 रोगी ठीक हो गया तो वो 2 रोगी तो आपकी प्रचार करेंगे, जय जयकार करेंगे। 8 रोगी जो आपके ठीक नहीं होंगे वो या तो आपसे हताश हो जाएंगे, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, आपका नाम भी नहीं लेंगे, आपके पास आएंगे भी नहीं। तो ये प्रयास कीजिए, कम से कम आपके पास आपकी लोकप्रियता तब बढ़ेगी जब आपके रोगी आपके संपर्क में बढ़ते जाएंगे। और ये जो दवा बेचने वाले डॉक्टर लोग कहते हैं कि 3 घंटे मेरी दवा खाने पे आ जाइए या मेरे दुकान पे आ जाइए, मैं आपको 3 घंटे में इलेक्ट्रोहोपैथिक डॉक्टर बना दूंगा, यही हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए कैंसर हैं, हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी के समाज के कैंसर हैं। यहाँ पे 3 साल 4 साल इलेक्ट्रोहोपैथी को पढ़ने के बाद भी इलेक्ट्रोहोपैथी समझ में नहीं आती कि प्रैक्टिस कैसे करें। और ये दवा बेचने वाले कंपनियों के मालिक और उनके दलाल, सीधे मैं दलाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दवा बनाने वाली कंपनियों के मालिक और उनके दलाल जो विभिन्न जिलों में डीलर बन करके बैठे हुए हैं और उनकी एजेंसी लिए हुए हैं, वो सब जो 3 घंटे और 4 घंटे में डॉक्टर बनाने का। और एक सज्जन तो अनिल श्रीवास्तव को आमंत्रित कर रहे थे कि आप क्या बनाएंगे डॉक्टर, आइए आप मेरी दुकान पर बैठ जाइए पूरे दिन और मैं आपको यहाँ से डॉक्टर बना करके भेज दूंगा शाम को। यानी इतने बड़े भी दावा करने वाले लोग इन दवा बनाने वाली कंपनियों के मायाजाल में फंसे हुए हैं। तो मैं आप सबको आगाह करता हूं और निवेदन करता हूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी में यदि आपको प्रैक्टिस में अच्छी पकड़ बनानी है तो ओरिजिनल D3 से, स्पैजिक D3 से आप 450 ml की बोतल को तैयार कीजिए, उससे निकाल के जो रोग आप समझते हैं और उस रोग के अनुसार जो डोज आप समझते हैं वो जो मेरे द्वारा बताए गए डोज हैं आप उसका प्रयोग करें। रोगी आपकी जय जयकार अवश्य करेगा, क्योंकि आपके जो परिणाम आ रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब हो सकता है कि देश के 100 चिकित्सक मुझसे फार्मूला पूछते हों और उनमें से 20 चिकित्सकों को लाभ अपेक्षित ना मिलता हो, ये मैं मानने को तैयार हूँ। और उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनके पास औषधियाँ ठीक नहीं हैं और या तो हमारे बताए गए फार्मूले को ठीक से मेडिसिन को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उसी फार्मूले को 80% डॉक्टर सफल बता रहे हैं और अगर 20% डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने जो बताया था उससे कुछ लाभ अच्छा नहीं दिखा या लाभ नहीं दिखा, तो दोनों संभावनाएं हैं।
या तो वो दवा ठीक से बना नहीं पाए और या तो दवा जहाँ से उन्होंने लिया उस दवा का कार्यप्रणाली सही नहीं है। अभी एक दोपहर में हमारे एक सज्जन ने एक कंपनी का नाम तो मैं किसी कंपनी का लूँगा नहीं, उन्होंने उस कंपनी का एड्रेस और लेबल भेजा, महाराष्ट्र की कंपनी है दवा बनाने वाली, और कहा कि साहब मैंने इनकी दवा ली है और मैं लगातार आपके फार्मूले पे काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस कंपनी की बात आप कर रहे हैं या जिसका ब्यौरा आपने हमें दिया है, मैं इस कंपनी की दवाओं की उपयोगिता के बारे में या इनकी जो क्वालिटी है मैं उसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप कृपया एक किसी कंपनी को बदल करके दूसरी कंपनी की दवा मंगा करके मेरे फार्मूलों को इस्तेमाल करके एक बार देख लें, हो सकता है आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो ये स्वाभाविक है कि दवा बनाने में या दवा को मिक्सअप करने में भी आपकी गलती हो सकती है। अब आइए सीधी बात करते हैं, आज के त्वचा रोग पर जो मेरा क्लास चल रहा था हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत कॉमन स्किन डिजीज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा, चूँकि मेरे किताब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की लिखने की स्पीड थोड़ी अब तेज़ हो गई है और मैंने आपको दिसंबर तक का समय दिया, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं इसको अक्टूबर में ही आप तक पहुंचा दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको अक्टूबर तक प्रिंट करा करके आपके घर भेज दूं, क्योंकि मैं भी अब इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। बड़ा लंबा समय हो जाता है और तमाम वर्क मेरे ऊपर बढ़ जाता है, तो इस नाते मैंने अपनी पुस्तक के लिखने की स्पीड बढ़ा दी है और आप तक पुस्तक पहुँचाने का मेरा लक्ष्य जो दिसंबर 2021 तक है, मैं उसको अक्टूबर तक ही समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा हूँ। आज हम बात कर लेते हैं एलोपेशिया की। सर में विभिन्न प्रकार के लोगों के बाल कहीं कहीं झड़ जाते हैं, उसमें पैचेज बन जाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेरिडिटी कैरेक्टर है कि अगर माता पिता के बाल या पिता के बाल या चाचा के बाबा के बाल झड़ रहे हैं और तो बच्चे के बाल भी उसी उम्र में जाते जाते शुरुआत शुरू हो जाती है। और चूंकि एक बदलता हुआ माहौल है, कभी कभी क्या होता है कि पिता के बाल 50 साल की उम्र में जाने के बाद झड़े और उनके बाल सब झड़ गए और वो उनके जिसको हम गंजापन कहते हैं, सर गंजा हो गया। अब और दूसरा उन्हीं के बच्चे का वो 25 साल तक जाते जाते उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। तो लोग कहते हैं कि पिताजी को 50 साल में झड़ा था, मेरे 25 साल में झड़ गए। अब इस पर पहले हम चर्चा कर लें कि फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एटमॉस्फेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा क्यों होता है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको सेल डिवीजन या माइटोसिस का क्लास जब लिया था एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब जीन्स का आदान प्रदान होता है, जीन्स का जब परिवर्तन होता है, जो एक्टिव जीन्स होते हैं जो किसी जनरेशन में इनएक्टिव होते हैं और किसी और नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जब पिता के बाल 50 साल में झड़ रहे हैं, उसके जब जीन्स बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं तो जो एक्टिवनेस उस जीन की पिता के शरीर में 50 साल तक सुसुप्त पड़े थे वो फिर वहाँ एक्टिव हुए और बच्चे में आकर के वो 25 साल पे वो एक्टिव हो गए। यानी क्रॉस डिटर्मिनेशन में जहाँ पर जीन्स का आदान प्रदान एक दूसरे के लक्षणों के करैक्टरों का चेंज हुआ, वहाँ पे बाल के झड़ने वाले जो जीन्स थे वो ज़्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने 25 साल में काम करना शुरू कर दिया। इस नाते इस पर ये टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ये फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिनोमिना है स्किन का, जहाँ पर बाहरी इम्यूनिटी पावर के डाउन हो जाने से या स्किन के डर्म में या डर्मेटोलॉजी जो जहाँ पे डर्म है, हमारी जो स्किन की त्वचा है डर्म, और इसको हम त्वचा विज्ञान का नाम देते हैं जिसके अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता है। तो जो हमारी बाहरी त्वचा है या जो एपिडर्मिस है, वहाँ की इम्यूनिटी पावर में डिक्रीज होने लगती है, इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होने लगती है, या ये मान लें कि प्रतिरोधक क्षमता हमारे सर के आसपास के जो त्वचा है वहाँ की घटने लगती है और जो हम न्यूट्रिएंट देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं, वो हमारे अपर एपिडर्मिस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहला कारण तो ये हो गया जेनेटिक का। दूसरा कारण है फंगस इन्फेक्शन। कुछ पार्ट में बाल गीले हैं या त्वचा नम है या बालों में उस प्रकार के विभिन्न प्रकार के वायरस, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के या विभिन्न प्रकार के एंटमीबा के या विभिन्न प्रकार के हमारे जो जू स्पर्म होते हैं उनका इन्फेक्शन हो जाए तो बाल उतने पोर्शन में एक गोल पैच बना करके उतने बाल गिर जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे चिकनापन आ जाता है, बाद में फिर वहाँ पे बाल जम भी जाते हैं। और तीसरा कारण होता है कि पहले बार बच्चे के बाल जल्दी टूटते हैं। छोटे बच्चों के बाल जब आप झाड़ते हैं तो जल्दी जल्दी टूटते रहते हैं, लेकिन जब उनका मुंडन करा दिया जाता है तो फिर नीचे से जो नए बाल निकलते हैं वो बाल मजबूत होते हैं और वो बाल
कड़े भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। अब एलोपेशिया में या बाल के अचानक गिरने में जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ पर पहला है स्पॉट ब्लैडनेस। स्पॉट ब्लैडनेस में अचानक गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं और ये बालों का गिरना शुरू हो जाता है। और इसका कारण क्या है? हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को जो स्किन के स्तर पर है वो कमज़ोर हो जाना और वो बालों के जड़ों पर आकर के प्रभावी हो जाता है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होती है वो बालों के जड़ों पर जाकर के प्रभावी हो जाती है, इस कारण बाल गिरने लगते हैं। तीसरा है स्थायी रूप से बालों का गिर जाना, गंजापन हो जाना, जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। और जो चकत्ते बालों में पड़ते हैं वहाँ पर इसका असर नाखूनों पर भी देखा गया है। नाखून पर धब्बे आ जाते हैं, नाखूनों में अंदर गड्ढे होने लगते हैं, नाखून खुरदरे होने लगते हैं और उनमें लालीपन कम हो जाती है। ये भी लक्षण एलोपेशिया के साथ साथ शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। अब हम ये बात कर लें कि टेलोजन एल्फ्यूबियम ये एक विशेष प्रकार का है जो एलोपेशिया का वैरायटी है, जिसमें टेलोजन एल्फ्यूबियम ये तनाव पूर्ण व्यक्ति को जो ज़्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनमें बालों का गिरना अक्सर देखा गया, उनके बाल ज़्यादा टूटते हैं। जो लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं, अपने कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं, उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है, वो उनके बाल बहुत मजबूती के साथ बने रहते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहूँगा, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ही उदाहरण लेता हूँ। जो मेरे एग्जाम्पल होते हैं मेरे अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए भी होते हैं। मेरे पिताजी 57 साल के जब थे, यानी जिस उम्र में मैं आज चल रहा हूँ, 57 वर्ष की उम्र में हमारे पिताजी के सर के लगभग 50% बाल झड़ गए थे और वो भी लगभग अपने समय में ज़्यादा वर्क करते थे, तमाम तरह के उनके पास घरेलू टेंशन थे, तमाम जिम्मेदारियां थी। उस समय का रहन सहन, पारिवारिक वातावरण वो तनावपूर्ण रहता था जिम्मेदारियों के बढ़ते। और 57 साल की उम्र में मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे बाल आप देख रहे हैं, हर 20 दिन पर बिल्कुल फिक्स है, 20 दिन पर मुझे नाई की दुकान पर बैठ के अपने बाल की कटिंग करानी पड़ती है। और मेरा नाई ये कहता है कि लोग बाल झड़ने से परेशान हैं और आप बाल बढ़ने से परेशान हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जो इम्यूनिटी पावर है, जिसको हमारे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लोग कहते हैं कि ये वाला तेल लगाइए तो बालों को मजबूती मिलेगी, ये वाला लोशन ले जाइए, इसको बालों में ठोंकिए। मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो में आपको और बताया था कि जब से मैंने होश संभाला है, होश संभालने का मतलब मुझे अपने 3 साल तक की सारी मेमोरी अभी तक याद है कि मैं जब 3 साल का था तो मेरे साथ क्या क्या, या मेरे परिवार में क्या क्या घटनाएं घटी थी, या मेरे परिवार का क्या माहौल था, मेरे घर का नक्शा क्या था, ये मुझे 3 साल की उम्र से आज तक पूरा याद है। और जब मैं कभी अपने मम्मी या पापा से इस तरह की चर्चा करता था अपनी बचपन की बातों को, तो उन लोगों को ताज्जुब होता था कि इसकी मेमोरी इतनी तेज़ क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, जब से मैंने होश संभाला, यानी 3 वर्ष से, और आज 57 वर्ष हो गया, हम इसको 58 मान करके अगर 55 वर्ष का अपना पिछला इतिहास ले लें तो 55 वर्ष से इस स्तर के बाल में किसी प्रकार का तेल नहीं लगा है। मैंने किसी भी प्रकार के ऑयल का प्रयोग नहीं किया है। सुबह नहाता हूँ, हफ्ते में 3 दिन केवल एक साबुन में लाइफ बॉय का इस्तेमाल करता हूँ, उससे नहाता हूँ, बालों को धुलता हूँ और सीधे कंघी कर लेता हूँ और बाल मेरे इसी स्टाइल में बने रहते हैं। मेरे पिताजी के बाल झड़े, लेकिन वो हेरिडिटी कैरेक्टर मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं टेंशन में नहीं जीता। टेंशन वर्क तो करता हूँ, वर्कलोड रहता है, लेकिन दिमाग में तनाव नहीं रखता। प्रेजेंट में जीने की बात मैंने आपसे की थी कि अगर आप प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर और पास्ट आप सोच दें तो आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम रहेगा। तो एक जो टेलोजन एल्फ्यूबियम प्रकार का जो एलोपेशिया है वो तनावपूर्ण व्यक्तियों के सर में देखा गया है, जहाँ से उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक आपका और है एनाजिन एल्फ्यूबियम। एनाजिन एल्फ्यूबियम में पहले चकत्ते बनते हैं, फिर बाल वहाँ से गिर जाते हैं और ये जो एलोपेशिया एरोटा का रोग उनमें दिखाई पड़ता है, ये 3 प्रकार का होता है। जो एरेटा होता है इसमें पैच बनते हैं, टॉसिलिस में जो पूरी तरीके से बाल गिर जाते हैं, और यूनिवर्सल एलोपेशिया होता है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों के बाल भी स्वतः गिरने लगते हैं। भौहों के बाल गिर जाएंगे, मूँछों के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, कान पर, सीने पर जो आपके बाल जमे सब अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बाल के गिरने की 3 कैटेगरियाँ हैं।
अब आइए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बाल के गिरने या एलोपेशिया के कारणों पर तो हमने चर्चा कर लिया, अब दवाओं पर चर्चा कर लें। चूंकि ये स्किन से जुड़ा हुआ मामला है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है, इस नाते हम L3 को यहाँ पर भूल नहीं सकते। हमको सबसे पहले तुरंत उठा करके L3 प्लस CNS ये 2 दवाइयाँ मिक्सअप करनी पड़ेंगी। यानी L3 प्लस CNS आप एक डोज बनाइए और 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार इस तरह के रोगी को जिनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हों, वो किसी भी प्रकार के बाल झड़ रहे हों। हमारे यहाँ बाल के झड़ने की कोई परिभाषा, ये जो मैंने आपको तमाम तरीके की डिफिनीशन दी, ये विभिन्न चिकित्सा विज्ञान के नामों को और उनकी डिफिनीशन थी, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग नाम से कोई दवा नहीं है। तो हम L3 और CNS ये दोनों दवाओं को मिला लें और 20-20 ड्रॉप्स हम दिन में इसको 4 बार पिलाएं। दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा F1, BEN1 और C1 प्लस RE। अब RE हम यहाँ क्यों देंगे? लोग कहेंगे बाल झड़ रहा है, अभी हमारे पॉजिटिव और निगेटिव वाले साथी हमसे नाराज होंगे, वो कहेंगे बाल गिरना पॉजिटिव होता है तो RE क्यों देंगे, बाल और गिर जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि F1, BEN1, C1 को के साथ RE जब हम देंगे तो हमारी स्किन की जो डिक्रीज हो रही थी वो इंक्रीज कर जाएगी और बालों का झड़ना गिरना बंद हो जाएगा और उसमें मजबूती आ जाएगी। तो F1, BEN1 प्लस C1 और RE ये आप मिला लें 10-10 ड्रॉप्स और इसको भी रोगी को दिन में 3 बार पिलाएं, बस इतना ही। उसके खान पान में प्रोटीन युक्त साग सब्जी का प्रयोग करें, प्रोटीन युक्त भोजन दें, विटामिन उसको विभिन्न प्रकार के मिलने चाहिए, विटामिन C की मात्रा भी शरीर में जानी चाहिए और कुछ पौष्टिक तत्व आहार लेने से भी आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉपर ब्लड जो ब्रेन से ऊपर बोन से निकल करके आपके स्किन तक आएगा और स्किन को मजबूती प्रदान करेगा। तो आपकी डाइट भी मजबूत होनी चाहिए। तो ये आज के क्लास की बात हम यहीं पे समाप्त कर दें, क्योंकि रात 10:05 हो रहे हैं और आपने हमारे इस नए आईडी पर आज स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अभी भी प्रयासरत हूं कि हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की आईडी जैसे ही खुलेगी तो मैं सभी इस आईडी पर भी मैं आपसे बना रहूँगा और सारी आईडियों को मैं एक दूसरे से लिंक कर दूंगा ताकि हमारे जो साथी जिस हमारे आईडी पर जुड़े हैं वहाँ पर उनको हमारे इस क्लास का लाभ मिलता रहे। शेष व्हाट्सएप पर मैं इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दूंगा, आप सीधे अपने मोबाइल फ़ोन पर इसको खोल के देख सकते हैं। तो फिर अगले क्लास तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।